हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी लेट हो चुका है। हम चाह रहे थे बहुत जल्दी क्लास को अचीव कराएं, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए आराम से पढ़िए। मुझे खुशी है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। समझना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इसमें है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर के चर्चा। इसको बेहतर से समझ जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले परिचय को समझिए, इंडो चाइना को लेकर क्या परिचय है, ठीक है। देखिए, इंडो चाइना एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था एक टाइम। हालांकि वहाँ चीनी साम्राज्य का आधिपत्य रहा है, फिर भी वो काफ़ी फ्रीडम हुआ करता था, ठीक है। इसकी लोकेशन, ज्योग्राफी में जो लोकेशन है वो ऐसे है। ये, ठीक है। यहाँ पे है साउथ चाइना सी। इधर मलक्का जलडमरू मध्य है, ये सुमात्रा है, और बाकी सारे देश इंडोनेशिया में आता है। ये आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस देश को हम कह सकते हैं म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंबोडिया है, ये वाली जो एरिया है इसको हम लोग थाईलैंड कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया आता है ये, यहाँ पे लाओस आता है और ये वियतनाम आता है, ठीक है। आप ज्योग्राफी की लोकेशन को समझिए। यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है, एक डेल्टाई क्षेत्र यहाँ भी है। डेल्टा का मतलब होता है कि यदि नदी बहुत लंबी बहाव से चली आ रही हो, बहे चली आ रही हो, तो एक समय के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस नदी का मुहाना बनता है, और जहाँ मुहाना बनता है वहाँ पे ये अपने साथ अपवाहित बालू, गाद या मिट्टी को एक जगह फैला देता है। इस फैलाव को, ये जो फैलाव है त्रिभुजाकार आकृति का रूप ले लेता है। इस त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा के रूप में बताया जाता है, ठीक है। डेल्टा का मतलब गणितीय भाषा है डेल्टा, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, है ना, वो डेल्टा। तो डेल्टा बनाता है ये, समझिए। मेकोंग क्षेत्र है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो पूरे चीन से निकलने वाली अफवाह है वो हिस्सा शामिल है साउथ चाइना सी में। इसको मेकोंग की खाड़ी कहते हैं। ये ज्योग्राफिकल खास करके रहा है, ठीक है। आप ये जानते ही हैं इंडिया है। आप ऐसे हिमालय को भी जानते हैं, है ना, ये हिमालय है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जिसका जिक्र है, जिसका चर्चा है, वो है सिल्क रूट की। सिल्क रूट का मतलब होता है जहाँ से रेशम मार्ग से व्यापार हो रहा था। तो रेशम का मार्ग जो है वो चीन से होते हुए शुरू होता है, ठीक है, और ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए, ठीक है, जो हिमालय के दर्रे हैं इसको पार करते हुए वो चल जाते हैं मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में जाते हैं। एक बात समझना है कि हिमालय से सीधी कनेक्टिविटी नहीं प्रदान करता है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
इसकी एक शाखा ऐसे भी गई है, ठीक है। तो व्यापार इन तरीके से हो रहा था, मतलब इंडिया को भी जोड़ने वाले थे ये सिल्क रूट। इसका नाम है सिल्क रूट, इसको रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। शुरू होता है चाइना के यूनान क्षेत्र जो है उनसे, और ख़त्म होता है यूरोप तक जाता है ये, ठीक है। इसमें वियतनाम भी जोड़ता है, लाओस, कंबोडिया सब जोड़ता है। तो कंबोडिया के कंबोडियाई समुदाय भी इसमें आ जाते हैं, वियतनाम के लोग भी आ जाते हैं, और कुछ खेमर समुदाय के लोग हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, और इसी रास्ते से होते हुए व्यापार करते हैं। व्यापार करने से क्या लाभ होता है? व्यापार करने से जब भी कोई किसी एक व्यापारिक दिशा में, एक व्यापारिक स्ट्रक्चर में बंध जाता है, तो वहाँ से विचारों का आवागमन होता है, वस्तुओं का आवागमन होता है, संस्कृति का आवागमन होता है, भाषा का आवागमन होता है। मतलब एक यूरोपीय संस्कृति, एक ताइवान की संस्कृति, या कंबोडिया की संस्कृति, वियतनाम की संस्कृति, चीन की संस्कृति, जब यूरोप की संस्कृति इन संस्कृति से मिलता है तो आपस में सहमति होता है, सामंजस्य होता है, बातें होती है, और दोनों की संस्कृतियाँ आपस में मिली जुली होती है। समझिए कि दूध और पानी मिल जाता है ना। ऐसे ही दो सभ्यता जब मिलती है तो आपस में एक नई सभ्यता का जन्म होता है, वो विविधता वाला होता है, जहाँ मिश्रण होता है, जहाँ दो सभ्यताओं का मिश्रित रूप होता है। ये है ज्योग्राफी। जब हम इसकी चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, हम चर्चा क्या क्या करेंगे। एक मेकोंग डेल्टा की बात करेंगे, तो मेकोंग डेल्टा ये है, ठीक है। और दो खास करके दो क्षेत्र है, एक है यूनान प्रांत, उसकी भी चर्चा करेंगे, एक लाओस की चर्चा करेंगे, एक कंबोडिया की चर्चा करेंगे, एक थाईलैंड की चर्चा करेंगे, ठीक है। थाईलैंड, लाओस, यूनान, एक नेम पेन की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ टोंकिन और अनाम की भी चर्चा करेंगे। तो टोंकिन और अनाम को समझिए, टोंकिन अनाम इस क्षेत्र में आता है। इसको अलग पेन से अगर दिखा दें हम, इसी पेन से चलेगा, ठीक है। ये एरिया है अनाम और टोंकिन, ठीक है। ये एरिया क्या है? मेकोंग है, ठीक है। नेम पेन कहेंगे तो इस एरिया में आता है, यहाँ पे कोई बिंदु नेम पेन है। क्योंकि इसको मिटाने वाले, इस मैप को मिटाने वाले हम, इसलिए इसको ध्यान रखिए। ये क्या है? वियतनाम। छोटा सा बगल में क्या है? लाओस कंट्री है, ठीक है। और इधर क्या है? कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों को मिला के बोलते हैं इंडो चाइना। बगल में थाईलैंड भी देश है, बर्मा भी देश है, बर्मा का नया नाम म्यांमार भी है। तो ध्यान रखिए, बर्मा थाईलैंड की चर्चा कम होगी, खासकर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस की चर्चा ज़्यादा होंगे, ठीक है। चाइना ऊपर में है, चीन, इसकी भी चर्चा होगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए कि चीन और ये नज़दीक है, भारत भी इससे नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है, इंडो चाइना वाली एरिया, भारतीय सभ्यता से भी परिचित होंगे और चीन की सभ्यता से भी परिचित होंगे। और दोनों सभ्यताओं के परिचित होने का जो सम्मिश्रण पैदा होता है वो इंडो चाइना में पैदा होता है, ठीक है। इसके बारे में पहले से बता देना कि इंडो चाइना में कौन सी संस्कृति पैदा होगी, कौन सी सभ्यता पैदा होगा। देखिए, जब भारत में बौद्ध परंपरा थी, ठीक है, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसके आसपास हमारे पूरे भारतीय परंपरा में एक नई धर्म का आविर्भाव था, उसका नाम है बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके साथ साथ समकालीन एक और धर्म थे, उनका नाम है जैन धर्म। तो दो धर्म हमारे यहाँ प्रचलित थे, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, दो धर्म था, ठीक है।
इसकी कहानी हम जब बताएंगे तो बताएंगे, फिलहाल इतना समझिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ करके भगा दिया गया। ठीक है, काफ़ी लोगों को हत्याएं कर दिया गया, काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया, बुद्ध के अनुयायियों को, है ना, उनसे खून खराबा किया गया, और अंत में इनको जब खदेड़ा गया, जब भगाया गया, तो ये हिंदुस्तान में रहने के लिए ज़्यादा फ्रीडम महसूस नहीं किए, सहज महसूस नहीं किए, इसलिए ये चले गए कोई और कंट्री। जैसे ये चीन चले गए कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया चले गए, मतलब कि इंडोनेशिया, जकार्ता, है ना, सुमात्रा, इन सब देशों में पहुंच गए। तो इनकी फैलाव इधर भी होता है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया की तरफ भी होता है, और कुछ हैं जो जापान की तरफ चले गए, सुदूर जापान में चले गए। तो जब लोग गए यहाँ से तो संस्कृति भी तो गए ना। अच्छा, ये तो भारत की बात है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए थे। ठीक इसी के समकालीन एक नए धर्म कन्फ्यूशियस भी पैदा हुआ। कन्फ्यूशियस, और ये इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ये चीन में पैदा हुआ। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुआ? चीन में, कन्फ्यूशियस धर्म। अब जैसे हमने बताया कि ये दोनों संपर्क में है, इंडिया के भी संपर्क में है और चाइना के भी संपर्क में है। तो जैसे जैसे इंडिया की सभ्यता दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गया, वैसे ही चीन की सभ्यता संस्कृति भी इंडो चाइना में आके मिश्रित हुआ। तो दो तरह की सभ्यता और संस्कृतियाँ यहाँ पे आ जाती है। उससे पहले इंडो चाइना में जनजाति लोग रहा करते थे, ठीक है, कबीलाई लोग रहा करते थे, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं वैसे, तो वो रहा करते थे। लेकिन जब दो सभ्यताओं संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी आती है, वहाँ पे विविधता आती है। ठीक है, तो एक अर्थ में कहें कि इंडो चाइना में कौन दो संस्कृतियाँ थे, कौन दो दर्शन थे, तो एक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के दर्शन, ठीक है, दूसरा है कन्फ्यूशियस के दर्शन। और दोनों दर्शन जब मिलते हैं, दोनों की दर्शन जब मिलते हैं तो एक नई तरह की परंपरा का सृजन होता है। इस परंपरा और इस संस्कृति को इन्होंने संजोए रखा था। ठीक है, सबकी चर्चा है, आगे बताएंगे। थोड़ा पृष्ठभूमि आप आधार को बना लीजिए, इसके बाद तो चर्चा ही चर्चा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, फिलहाल इसको मिटाते हैं। आप मैप को ध्यान रखिएगा, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अब एक बात फिर समझिए, ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका यूरोप। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को समझिए। ये है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। ओके, ये है हिंद महासागर, हिंद ओशियन, और यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन आता है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर।
इस महासागर का नाम आप जानते ही हैं। इससे पहले यहाँ हम थोड़ा फिगर बनाते हैं जो अमेरिका का है, ठीक है। ये जो है ये अटलांटिक महासागर, इसको ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर, ओके। हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है पूरा यूरोपीय एरिया है, यूरोप है। यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है इंग्लैंड, ये है स्पेन, यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है। ये इटली, नाम भी लिखते हैं, ये फ्रांस है, ये है स्पेन, ये आई फॉर इटली, ठीक है, और ये ई फॉर इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस, स्पेन, इटली, ये इंग्लैंड, ये इटली, ठीक है। और यहीं पे एक देश है, इसका नाम है पुर्तगाल, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी भी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, बहुत सारे कंट्री है, उन सब की चर्चा अभी नहीं करना है। तो ये यूरोप है, समझे। अब ये समझना कि यूरोप में ही फ्रांस आता है। और ये जो कहानी है, कहानी यही है कि जो इंडो चाइना है उसमें राष्ट्रवाद कैसे आंदोलन हुआ। इस कहानी की एसेंस यही है कि कुछ यूरोपीय जो कंपनियां थी वो एशिया के इन हिस्से में व्यापार करना चाह रहे थे, अपना कारोबार स्थापित करना चाह रहे थे, ठीक है। उस कारोबार स्थापित करने की जो दौड़ है, की जो शुरुआत है, ये दौड़ ही किसी भी देश में संघर्ष को जन्म देता है, किसी भी देश में राष्ट्रवाद को जन्म देता है। तो यूरोप को यहाँ लिखते हैं हम यूरोप, और ये बर्मा है, जिसको हम लोग म्यांमार भी कहते हैं। यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये वियतनाम है, ये लाओस है, और ये कंबोडिया है। इसका भी नामकरण कर दें। ये वियतनाम है, ये लाओस है, और ये वाला कंबोडिया है। इनकी चर्चा नहीं करना है, फिलहाल समझिए कि ये बर्मा है, ये थाईलैंड है, और ये क्या है, भारत है। क्लियर। जब यूरोप वाले अपने कॉलोनी को, उपनिवेश को बढ़ाने की दौर से गुजर रहे थे, तो इसी दौर में अफ्रीका, एशिया और अन्य सारे कंट्री शामिल थे। इसमें अमेरिका भी शामिल था, ध्यान रखिए। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका भी शामिल था। तो यूरोप के जो पूंजीपति देश है, जो वाणिज्यिक कंट्री है, जैसे हमने कहा फ्रांस है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है ना, स्पेनिश है, इटली है। तो इन सब ने बंदरबाट की व्यवस्था करी। बंदरबाट का मतलब समझते हैं? बंदरबाट का मतलब होता है, जैसे कि आप बंदर को कभी जाइए पहाड़ पर्वत जहाँ बंदर रहता है, चना लेके जाइए, वहाँ पे चना आप फेंक नहीं पाइएगा तब तक कि वो ले लेता है। बहुत सारे लोग बंदर आ जाते हैं और वो तुरंत उसको अपने अपने हिस्से में बांट लेते हैं। वैसे ही कुछ यूरोपीय कंट्री, छोटे छोटे यूरोपीय कंट्री जो थे ना, वो महाशक्ति थे, उसके पास पावर था, उसके पास पैसे थे।
तो इन्होंने विश्व के प्रत्येक भागों में अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया, अपना कॉलोनी बैठाया। इस कॉलोनी में अफ्रीका के 90% हिस्सा शामिल था। 90% हिस्सा अफ्रीका का शामिल था कॉलोनी में, उपनिवेश में। भारत तो जानते ही हैं, भारत किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। तो इंग्लैंड को भारत ने कब्जा जमाया, ठीक है। ऐसे होते हुए वो आए और इंडिया पे कब्जा कर लिया, कब्जा जमा लिया। हालांकि इंडिया में फ्रांस भी आए थे, लेकिन फ्रांस की पकड़ यहाँ पे मजबूत नहीं बन पाया। उसके पीछे अलग कारण है, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम तो वो बताएंगे कि कैसे एक्सपेंसिव हुआ यूरोपियों का और फ्रांस कैसे पीछे छूट गया, ठीक है। लेकिन फ्रांस की जब यहाँ पकड़ नहीं बनी मजबूती से, तो उसने कहीं और पकड़ बनाना चाहा। तो फ्रांस इसी रास्ते से आते हैं, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये इसी रास्ते से आते हैं, ठीक है। इसी रास्ते से होते हुए आते आते ये चले आते हैं कहाँ पे? इंडो चाइना पे। कहाँ पे आते हैं? इंडो चाइना पे। अब ये इंडो चाइना आते हैं 1858 को, ठीक है। ध्यान रखिए, इससे पहले भारत में एक विद्रोह चल रहा था। इस विद्रोह का नाम था सिपाही विद्रोह। इससे ठीक 1 साल पहले, इसका मतलब कि 1857 में यहाँ पे एक विद्रोह चल रहा था, बगावत चल रहा था। तो डेट को ध्यान रखने में सुविधा है कि 1857 में भारत में विद्रोह चलता है और 1858 में क्या होता है कि फ्रांस आता है इंडो चाइना और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, ठीक है। आधिपत्य जमाना चाहता है, तो आधिपत्य जमाते जमाते जैसे दशा भारत की होती है वैसे ही फ्रांस इंडो चाइना में करता है। सेम वही घटना करता है। क्या घटना करता है? देखिए, जैसे जब भी हम किसी देश में कॉलोनी बैठाते हैं, उपनिवेश बैठाते हैं, तो वहाँ पे समझने लायक जो है वो 2 चीज़ है। एक है औपनिवेशिक देश, ठीक, औपनिवेशिक देश, और एक है उपनिवेश। समझे? जैसे हमने बताया कि औपनिवेशिक देश यदि कहा जाए तो सिर्फ यूरोप के देश गिनती में आते थे उस समय। अभी तो बहुत सारे कंट्री हैं, है ना। जैसे अमेरिका भी औपनिवेशिक कंट्री में ही आता है, उसी लिस्ट में आता है। तो उस समय कौन थे औपनिवेशिक देश? यूरोप के देश। इसमें आ जाता है इंग्लैंड, इसमें आ जाता है फ्रांस, इसमें इटली आता है, स्पेन आता है, डच आता है, इसे हॉलैंड कहते हैं, पुर्तगाल भी इसी में आता है। ये सारे देश औपनिवेशिक देश थे। औपनिवेशिक देश का मतलब इसको बोलते हैं मालिक देश। मालिक देश, इसको हम लोग स्वामी देश भी कहते हैं, स्वामी देश, ठीक है। मतलब ये खूब धन संपदा, पैसे, पूंजी, औद्योगिक मशीनरी आदि से संपन्न है और ये किसी और देश में जाके अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है। और उपनिवेश का मतलब होता है जिस देश को शोषण किया गया हो, जिस देश में इसने अपनी व्यवस्था स्थापित किया हो। जैसे हमने बताया कि 90% भूभाग पर, अफ्रीका के 90% भूभाग पर यूरोपियों का आधिपत्य था। तो बताइए, इतनी बड़ी महादेश या महाद्वीप अफ्रीका, इसमें छोटी सी यूरोपीय कंट्री, छोटी छोटी मुट्ठी भर की कंट्री आकर के यहाँ पे आधिपत्य जमा लेता है, अपना शासन इस्टेब्लिश कर लेता है। तो वैसे ही भारत में भी करता है, वैसे ही इंडो चाइना में भी करता है। तो अफ्रीकी देश शामिल करिए आप भारत, और शामिल करिए इंडो चाइना, ये सब क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सब उपनिवेश। इसका मतलब है कि औपनिवेशिक देश उसे कहेंगे जो शासन स्थापित करता है, जो देश शासन स्थापित करता है। और उपनिवेश उसे कहेंगे जहाँ पर शासन स्थापित किया जा रहा है। तो भारत किस में आएगा? उपनिवेश में आएगा।
इंडो चाइना किस में आएगा? उपनिवेश में आएगा। और दक्षिण पूर्वी एशिया, देखिए एशिया के इस भाग को हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। सिंपल सा नियम है, इसको समझिए कि ये जो है वो एशिया में आएगा, ये एशिया में आता है, ठीक है। अगर मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया इसमें आएगा, ये है मिडिल एशिया, ठीक है। ये क्या है? मिडिल एशिया, जहाँ आज का अफगानिस्तान वाला एरिया है, जहाँ आज का दक्षिणी रसिया का हिस्सा है, ठीक है, उसको बोलेंगे मिडिल एशिया, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के पूरब की ओर जाएंगे तो पूर्वी एशिया कहलाएगा, दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिणी एशिया कहलाएगा। दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है? श्रीलंका आ जाएगा, दक्षिण एशिया में मालदीव आ जाएगा। और जब दक्षिण पूर्वी एशिया कहेंगे तो तुम ठीक ऐसे, तो उसमें ये सब आता है। इसके अलावे सुमात्रा भी आएगा, इंडोनेशिया आएगा, जकार्ता आएगा, न्यू गिनी आएगा। जो द्वीपीय समूह है वो सब देश भी दक्षिण पूर्वी एशिया में ही आता है। तो उपनिवेश सिर्फ अफ्रीका, भारत, इंडो चाइना में ही नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जैसे इंडिया में किया था एस्टेब्लिश अंग्रेजों ने, वैसे फ्रांस ने किया इंडो चाइना में। इंडो चाइना में कब आए? 1858 को आए और अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते गया। इन्होंने सैनिक प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई, सैनिकों को कंट्रोल किया। इंडो चाइना के पूरे आंतरिक व्यापार पर इन्होंने अपनी पकड़ कायम किया। इकोनॉमिक सिस्टम जो है, आर्थिक व्यवस्था, इस पर इन्होंने अपनी पकड़ कायम किया, अपनी कब्जा जमाया। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने इंडो चाइना के संस्कृति पर भी कब्जा जमाने लगे, वहाँ के धर्म, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कल्चर पर भी कब्जा जमाने लगे। तो इनका एक्सपेंशन ऐसे होता है, 1858 में ये कदम रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते 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 1873 में ये पूरे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस का जो उत्तरी हिस्सा है, इंडो चाइना का जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे ये अपनी पकड़ बनाती है। इसका मतलब है कि नॉर्थ एरिया पर अपनी पकड़ बनाती है, ठीक है। तो जब नॉर्थ एरिया पर पकड़ बनाते हैं तो नॉर्थ एरिया का मतलब होता है ये वाला हिस्सा। थोड़ा मैप में देखिए, क्योंकि अभी मैप की आवश्यकता है। नॉर्थ वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। जब यहाँ पकड़ बना लेते हैं फ्रांस वाले, तो सामने ऊपर कौन सा है? चीन है, चाइना है। तो चाइनीज संस्कृति, चाइनीज रीति रिवाज और चीन के जो शासन प्रणाली है, वहाँ पे क्लैश हो जाती है, वहाँ पे झगड़े हो जाती है। तो इसमें स्वाभाविक है कि जब नॉर्थ एरिया में पकड़ बनाएगा तो चाइना से लड़ाई होगा, चाइना से झगड़े होगा। अब ये सोच के देखिए कि अगर हमारा देश है भारत और नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इसका मतलब है कि जो 7 सिस्टर वाले स्टेट आते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है ना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अगर वहाँ पर कोई विदेशी आधिपत्य आता है, विदेशी लोग आते हैं, तो क्या भारत चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा ना, वो भी प्रतिक्रिया देंगे, वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई को अपने हाथ में लेंगे और झगड़ेंगे, लड़ेंगे। तो चीन से इसकी लड़ाई हुई, ठीक है। इस लड़ाई का नाम क्या है? इस लड़ाई का नाम है फ्रांस चाइना युद्ध। फ्रांस चाइना युद्ध, ये लड़ाई का नाम है, ठीक है। जब ये फ्रांस चाइना युद्ध हुआ तो चीन इसमें हार गए, और जब हार गए तो इन्होंने और 2 क्षेत्र को कब्जे में ले लिया, ठीक है। इन्होंने और 2 क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। उन 2 क्षेत्र को टोंकिन और अनाम के नाम से जाना जाता है। टोंकिन और अनाम इस क्षेत्र में है, इस एरिया में टोंकिन है और अनाम भी यहीं पे है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये साउथ चाइना सी में आता है, साउथ
चाइना सी, साउथ चाइना सी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहीं पे टोंकिन है और अनाम है, जो एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो एक उपजाऊ क्षेत्र है, जो एक बहुत बेहतरीन क्षेत्र है। अगर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में देखें जो सबसे बेहतर क्षेत्र है तो वो ये है, टोंकिन और अनाम वाला एरिया। तो वहाँ पे अपनी पकड़ बनाती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटेन आए तो ब्रिटेन ने सबसे बड़ी पकड़ कहाँ बनाई, जहाँ से व्यापार संपन्न ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कोलकाता, पश्चिम बंगाल जो है वो खासकर हिस्सा, इनके बंगाल का हिस्सा, अभी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मिला जुला जो स्वरूप है, वहाँ पे इसने पकड़ बनाई। फिर मुंबई पे पकड़ बनाई, मछलीपट्टनम पे पकड़ बनाई, मद्रास पर पकड़ बनाई, केरला, कोचीन, उधर पकड़ बनाई। परिणाम ये होता है कि जब इन क्षेत्रों में इनकी जीत होती है तो ये संस्कृति का फैलाव करते जाते हैं, अपनी प्रभाव का फैलाव करते जाते हैं। और जैसे जैसे प्रभाव का फैलाव करते जाते हैं वैसे वैसे ही वियतनाम की सभ्यता और फ्रांस की सभ्यता के बीच संघर्ष होता है। फ्रांस जितनी तेज़ी रफ्तार से अपनी पकड़ बनाते हैं उतनी ही तेज़ी रफ्तार से वियतनाम के जो लोग हैं वो समझदारी को, दृष्टिकोण को अपनाते हैं और अवेयर होते हैं, जागृति को पाते हैं, राष्ट्रवाद के बीज उसमें पनपता है, राष्ट्रवादी भावना जन्म लेता है। उन्हें एहसास होता है कि हम किसी के प्रति गुलाम बनते जा रहे हैं, किसी का गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसा न हो, हमें कहीं ना कहीं बहुत जल्द राष्ट्रवादी अभियान चला करके हमें इस अर्थ में मुक्ति लेना है जिससे बाकी सारे उपनिवेश करते हैं। तो यही कहानी है इस पूरी टॉपिक में, ठीक है। ये अभी तक इंट्रोडक्शन था। अब ये समझना है कि इस कहानी को पढ़ के हम लोग क्या सीख सकते हैं। 10वीं क्लास में जो इतनी बड़ी चीज़ दिया गया है, इस कहानी को पढ़ के हम क्या सीख सकते हैं। हम एक एक कहानी को विस्तार से बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए, क्योंकि धीरज और धैर्य ही सब कुछ है। जल्दबाजी की दुनिया है अभी यूट्यूब वाले वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और बनाने की जो ट्रेंडिंग है ना वो ऐसे है कि जितना जल्दी कंटेंट को रख पाएँ उतना बेनिफिट। यूट्यूब वाले मान ही गए हैं कि, और जो देखने वाले हैं व्यूअर, वो भी मान गए हैं कि जो जितना जल्दी कंटेंट दे पाएगा उतना बेहतर है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी ये कहा था, लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम क्या नहीं है? स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है। मोबाइल पकड़ता है, स्क्रॉल करता है। वो चाहता है कि जो मिला हमको वही काफ़ी है, जितना मिला वही काफ़ी है, न विश्लेषण करना है, न सोचना है, न समझना है, बस। तो क्या इतनी जल्दबाजी में किसी भी कला को, किसी भी एजुकेशन को प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। इतनी जल्दबाजी में आप किसी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं? आप ठहर सकते हैं? चूँकि विश्लेषण करने के लिए, गहराई से समझने के लिए आपको ठहराव चाहिए। उस ठहराव के साथ आप पढ़िएगा तो ना आप कुछ कर पाइएगा। किसी को मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। वो बस अपने काम को जानते हैं कि ये काम निकल जाए काफ़ी है। ये पता नहीं कहाँ का ट्रेंड चल गया है, बस काम निकल जाए, मतलबी दुनिया की टाइप जैसे। तो यूट्यूब में जिस विषय के बारे में चर्चा होती है वहाँ शानदार चर्चा होने के लिए आपको शांत माहौल चाहिए, शानदार माहौल चाहिए, तब ये ठीक होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये समझना है कि किसी भी औपनिवेशिक देश को किसी भी औपनिवेशिक देश को उपनिवेश की जरूरत क्यों पड़ती है? उपनिवेश की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, उपनिवेश और औपनिवेशिक देश का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक देश का मतलब होता है मालिक वाला देश, ठीक है। इसको हम लोग स्वामी देश भी कह सकते हैं, स्वामी देश भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि यूरोपीय देश इसमें आते हैं, खास करके यूरोपीय देश हैं।
ठीक है। देखिए ये लाभ से मतलब रखता है, ये लाभकारी सोच को रखता है, ठीक है। इनको प्रॉफिट से मतलब है, ये व्यवसाय करते हैं, ठीक है। ये निवेश करते हैं और निवेश करने के साथ साथ अपने देश में संपदा, अपने को प्रगति करने में पूरी चीज़ें लगा देते हैं, ठीक है। व्यापार हो, राजनीति हो, पूरी सैनिक मशीनरी हो, सब कुछ ये निवेश कर देते हैं बशर्ते कि इसे लाभ हो। इनको मतलब नहीं है किसी और कंट्री से, इनको सिर्फ अपने पर, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। और जो उपनिवेश होता है यह होता है गुलाम कंट्री, गरीब भी होता है, ठीक है। इसके पास साधन तो होते हैं पर साधन को यूज करने की तरीका पता नहीं होती है, ठीक है। इसके पास वो रणनीति नहीं होते हैं, यह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संपन्न होते हैं, ठीक है। और ये नए नए होते हैं, नई सभ्यता से परिचित अगर होंगे। जब औपनिवेशिक देश उपनिवेश पर अपना आधिपत्य कायम करता है तो नई नई सभ्यता से परिचित होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक सभ्यता वाले होते हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट में कौन आता है तो यूरोपीय कंट्री आता है, और इस लिस्ट में कौन आता है तो खासकर भारत आते हैं, इंडो चाइना आते हैं, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया, ठीक है, ये सब कंट्री आता है। तो यहाँ पे समझने योग्य बात क्या है, समझने योग्य बात यह है कि औपनिवेशिक देश उपनिवेश के हित के संबंध में कुछ सोचता नहीं है कि उपनिवेश की भला कैसे हो, उपनिवेश की तरक्की कैसे हो। इसको वास्ता भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, इसको खुद के लाभ से मतलब है, और खुद के लाभ को कमाने के लिए कुछ भी कर देगा। खास करके उपनिवेश में जो साधन है, साधन का मतलब प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स, जैसे कि कोयला हो गया, जैसे कि लोहा हो गया, या अन्य मिनरल्स हो गया, या जंगली पदार्थ हो गया। जंगली पदार्थ में जैसे कि वन आ गया, लकड़ी आ गया, जो कीमती वृक्ष आता है उन सबको, इमारती लकड़ी आता है, वनस्पति, है ना। अच्छा, यहाँ खाद्यान्न, वाणिज्यिक फसल, इन सबको साधन कहते हैं। तो ये साधन से मतलब है इनको, इनको साधन से मतलब है, साधन इनको चाहिए। उपनिवेश में बहुत तरह के गुलाम आते हैं, इसको स्लेव्स कहते हैं, दास भी कह सकते हैं, जिनके माध्यम से काम कराया जा सकता है। तो दास से मतलब है इनको, ठीक है। इनको टैक्स से मतलब है, इनको राजस्व से मतलब है। किनको? जो मालिक देश है उनको साधन चाहिए, गुलाम चाहिए, दास, टैक्स, राजस्व चाहिए। बहुत प्रकार की कर प्रणाली चाहिए, कर, कर से मिली जो लाभांश है वो इनको चाहिए। लेकिन ये सोचता नहीं कि यहाँ पे हम क्या कुछ करें, कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ ठीक ठाक करें। असल में उपनिवेश शब्द का ही मतलब होता है कि निवेश कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है ना, किसी और के फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे, स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं की तरक्की के लिए सारे इनका प्रयोजन है। ऐसे होते हैं औपनिवेशिक देश। इसी लिस्ट में फ्रांस आता है, इसी लिस्ट में इंग्लैंड आता है। सोचने वाली बात है ना। तो एक औपनिवेशिक देश की मंशा ये होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होती है? प्रश्न, ऐसा क्यों होती है? तो समझिए। हुआ कुछ ऐसा कि 14वीं शताब्दी से लेकर के
17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, इसका मतलब है कि लगभग 300 से लेकर के मान लेते हैं 400 साल, ये तो हो ही गया। 17वीं शताब्दी के मध्य का मतलब होता है ये 1650 के आसपास। ठीक है, तो 300 से लेकर 400 साल जो है, इसमें यूरोप में एक घटना घटी। उस घटना का नाम है औद्योगिकरण। ठीक है, इस औद्योगिकरण में क्या होता है कि उद्योग जगत में खूब वृद्धि होती है, इंडस्ट्री में खूब वृद्धि होता है। इसका मतलब कि उद्योग को बढ़ावा मिलता है, कारखाना बनता है ना, नए व्यवसाय होते हैं, इसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा होता है, उत्पादन बढ़ता है। तो इन सबको पूरा करने के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, प्राकृतिक संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कच्चे माल कहाँ से आएगा? तो उपनिवेश से आएगा। ठीक है, इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ से आएगा? उपनिवेश से आएगा। ठीक है, अच्छा, इन सब के ईंधन के रूप में काम करने के लिए, एनर्जी के रूप में काम करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम ऊर्जा कहेंगे, ऊर्जा शब्द बहुत बेहतर है। ऊर्जा का मतलब होता है जैसे पेट्रोल, कोयला। ठीक है, ये भी कहाँ से आता है? उपनिवेश से आता है। तो जब उपनिवेश से सारी चीज़ें मिल जाते हैं, मजदूरी मिल जाती है, कच्चा माल मिल जाता है, ईंधन भी मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उपनिवेश से हमें राजस्व भी मिल जाता है, टैक्स। उपनिवेश से हमें खाद्यान्न भी मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब के मिल जाने से क्या होता है कि उद्योग धंधे खूब फलते फूलते हैं, कारखाना विकसित होता है, व्यवसाय ज़्यादा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा स्तर का होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो यदि उत्पादन बड़ी मात्रा में हो जाए तो सामान बनते हैं, सामान निर्मित होते हैं, है ना, गुड्स। तो इस सामान को भी तो हमें कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा। तो सामान को बेचने के लिए उपनिवेश बाजार का काम करता है। इसका मतलब कि एक उपनिवेश कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। हम लोग उपनिवेश को अम्ब्रेला स्कीम प्रॉफिट देने वाले कह सकते हैं कि यही बाजार भी है ना, ये दुकानदार है, ये ग्राहक भी है, यही काम करके तुमको फ़ायदा देगा, ये मजदूरी भी देगा, यही राजस्व दे रहा है, ये आपको पेट भी भरा दे रहा है खाद्यान्न के माध्यम से, कच्चे माल भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, और आप जब सामान को बेच रहे हैं तो ये खरीद भी रहा है। इसलिए उपनिवेश चाहिए। तो उस टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रहा था, उस समय यूरोप के हर देश ने यही तय किया कि जो देश जितना जल्दी चाहे विश्व के हर क्षेत्र में, हर कोने में अपना अपना आधिपत्य जमा दो, गुलामी वहाँ पे लाद दो। जितना जल्दी वहाँ गुलामी ला दिएगा उतना बेहतर है कि वहाँ पे अपना अधिकार कायम करके उन सब से इस तरह की चीज़ें लाभ ले पाएंगे। तो इसी दौड़ में शामिल हुआ था ब्रिटेन, अंग्रेज, है ना, फ्रांस जो फ्रांसीसी है, हॉलैंड जिसको डच कहते हैं, स्पेनिश, पुर्तगाल, इटली वाले सब शामिल हो गया था इसी दौड़ में। तो क्यों चाहिए किसी को एक उपनिवेश? इसलिए चाहिए, उनको ये सब बेनिफिट है। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो उपनिवेश कंट्री है, ठीक है, उपनिवेश कंट्री है, जैसे कि ये हो गया, तो आप समझिए कि इनका एक भौतिक साधन प्राप्ति के लिए ये सब हो गया। वो आध्यात्म की भी बहाना बनाते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जो उपनिवेश देश है, ठीक है, जो उपनिवेश है, ठीक है,
यूरोपीय कंट्री, इसमें औपनिवेशिक देश उनको ये सब तो लाभ तो है ही, उद्योग, कारखाना, व्यवसाय, उत्पादन, ये सब तो लाभ तो है ही। औपनिवेशिक देश ये भी कहते हैं कि उपनिवेश को हम बनाएंगे सभ्य, इसको बनाएंगे हम सुसंस्कृत। बताइए, ये बता रहे हैं कि ये धार्मिक नहीं है, इसको धार्मिक बनाएंगे हम। ये बताएंगे कि सभ्यता की दिया इसको देंगे हम, सभ्यता की ज्योति जलाएंगे हम। औपनिवेशिक देश तो कहा करते हैं कि हमको भगवान द्वारा अधिकार दिया गया है, डिवाइन राइट है, दैवीय अधिकार है कि जो देश असभ्य है उसको हम सभ्यता की ओर ले जाएंगे, उसे हम सभ्य बनाएंगे। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा रची गई है सिर्फ इसलिए रची गई है ताकि वो लाभ कमा सके। ठीक है, ये लाभ कमाने के लिए उपनिवेश बनाया करते हैं। ओके, तो वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में उसने क्या क्या किया, ये बात समझना है। एक तो ये बहाना था कि ये सब करेंगे, लेकिन असल में इनके नाम पे शोषण हो रहा था, इनके नाम पे अत्याचार हो रहा था। ठीक है, और इसी अत्याचार का परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं वो जागृति में आए, वो जागे। जागने के बाद उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिंग दिखाया, प्रतिरोध किया, लड़ा, पार्टियां बनी, है ना, बहुत तरह के झगड़े हुए, राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, तब जाकर के उनको फिर आज़ादी मिली। तो इंडिया की आज़ादी मिल जाती है 1947 में, लेकिन जो इंडो चाइना है उनको 2 साल पहले ही मिल जाती है, लेकिन औपचारिक रूप से मिलती है। इनकी 1945 में मिल जाती है आज़ादी। ठीक है, किससे मिलती है आज़ादी? औपनिवेशिक गुलामी से। किससे? फ्रेंच से। लेकिन ये आज़ादी जो होती है वो औपचारिक मिलती है। औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र का, उपचार के अनुसार, बस उपचार किया जाता है। नहीं बोलते हैं कि जब मेरा, मान लीजिए कि आपका पाँव टूट गया, तो पाँव टूट गया तो तुरंत इमीडिएट हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं, उसको बोलते हैं औपचारिक। हालांकि पाँव टूटा हुआ ठीक होने में महीनों लग सकता है, 1.5 महीने 2 महीने लग सकता है, लेकिन जो तुरंत इमीडिएट हम उपचार किए उसको, ताकि दर्द से राहत हो, उसे ठीक ठाक महसूस हो, है ना, उसको बोलते हैं औपचारिक। तो इन्हें औपचारिक मुक्ति मिली, औपचारिक आज़ादी मिली 1945 को, लेकिन फिर भी वास्तविक आज़ादी पाने में इसे 30 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। 30 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तब जाकर के इसे वास्तविक मुक्ति मिली, रियल में आज़ादी मिली। तो कहानी कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा लिंक होता है, ये भारत से ज़्यादा समझदारी होता है ना। हमारे भी यहाँ औपनिवेशिक मुक्ति कब मिली? अभी आप गौर से देखें तो औपनिवेशिक मुक्ति अभी भी कुछ न कुछ कायम है, औपनिवेशिक प्रभाव अभी भी कुछ न कुछ कायम है। तो ये 30 वर्ष इनका ज़्यादा रहा। ठीक है, हमारे अभी कम कम है, इनका 30 वर्ष बहुत ज़्यादा रहा। पूर्णतः मुक्ति मिली नहीं, लेकिन बाद में बहुत तरह के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तब जाके मुक्ति मिली। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि उपनिवेश में उसने आखिर क्या किया इस टाइम, क्या, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की पद्धति, किस तरह के बदलाव उसमें लाए। फ्रांसीसियों ने इंडो चाइना में कौन कौन से परिवर्तन लाए, कौन कौन से बदलाव लाए, ये हमको समझना है, ये हम सबको समझना है। इसका मतलब है कि इन्होंने राजनीतिक स्तर पे क्या बदलाव आया, क्या बदलाव लाया, राजनीतिक बदलाव क्या लाए, इसने आर्थिक रूप से क्या बदलाव लाए। ठीक है,
आर्थिक बदलाव क्या लाई, इनकी जो धार्मिक कंडीशन थी, धार्मिक बदलाव, उसमें क्या क्या चेंजिंग इन्होंने किया। इसी में आ जाता है शिक्षा का, इसी में आ जाता है समाज का, ठीक है, इसी में संस्कृति का भी आता है। ये सब क्या क्या बदलाव लाई, इसकी एकाएक के बारे में जानकारी लेना है, समझना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आर्थिक बदलाव। क्या आते हैं? आर्थिक बदलाव कि क्या किया उसने। तो देखिए, फ्रांस यहाँ पे आया है तो ये मकसद लेके आया है। पहला, ये साधन की तलाश में आया है। दूसरा, अपनी धर्म को प्रसार करने के लिए आया है। इन सब का धर्म क्या था? ईसाई धर्म था, ठीक है। ईसाई धर्म को ज़्यादा मात्रा में फैलाने के लिए ये यहाँ पे आए थे। तो इसने कुछ कुछ काम किए। क्या काम किए? देखिए, जो मेकोंग डेल्टा है, मेकोंग डेल्टा, जैसे मैंने बताया कि ये एरिया है, ये डेल्टा वाला एरिया है, और डेल्टा की खूबी यही होती है कि ये उपजाऊ होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खेती बाड़ी किया जा सकता है। तो मेकोंग डेल्टा में इसने बहुत तरह की गतिविधि बनाई और बहुत तरह की गतिविधि कराई। क्या कराई? नहर का परियोजना रखा, नहर बनाए। नहर का मतलब केनाल होता है, ठीक है। जल निकासी, जल निकासी और सिंचाई के प्रयोजन वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। जल निकासी, सिंचाई वहाँ पे लाए, ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोगों से जबरन काम करवाया गया। जल निकासी, नहर, जबरन काम, कृषक द्वारा खेती कराया गया। जब ये सब पूरा हो गया तो उसकी एक उद्देश्य पूरी हो गई। क्या उद्देश्य पूरी हो गई? जैसे हम बताएं, मेकोंग डेल्टा जो है खासकर खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो खेती में ही वहाँ पे तरक्की हुआ। इंडो चाइना में ना, इंडो चाइना में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खेती होती है उसमें से खाद्यान्न फसल में से चावल है, बहुत ज़्यादा खेती होती थी। और जो वाणिज्यिक फसल है उसमें रबड़ की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। ये वाणिज्यिक में आता है, ये खाद्यान्न में आता है। तो इतनी मेहनत और इतनी रणनीति के साथ जो वहाँ पे योजनाएं रखी गई, नियम नियोजन बनाया गया, उसका नतीजा ये होता है कि 1873 के आसपास जो वहाँ की हाल है, वो हाल ये है कि टोटल कृषि क्षेत्र में मात्र 2.74 लाख हेक्टेयर की भूमि होती है। कब? 1873 में। ये नेचुरली है, वो पहले से ही वहाँ पे स्थापित था, लेकिन उनके इतना जोर देने के कारण क्या होता है कि ये मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये बढ़ते 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 ये 1900 के आसपास आते आते ये 11 लाख हेक्टेयर में चल जाता है। 11 लाख हेक्टेयर की ऐसी भूमि बन जाती है जहाँ पे खेती करने योग्य हो, जहाँ पे चावल बोने योग्य हो। और जब 1930 का दशक आता है, 1930 का दशक आते आते ये मात्रा और बढ़ करके 22 लाख हेक्टेयर हो जाता है। अब समझिए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कम संभावना थी, जो बहुत कम संभावना को दिखा रहा था, वो कितने गुने में परिवर्तित हो गया, है ना। कितने गुने में ये जो गुणात्मक परिवर्तन है वियतनाम में जिंदगी में तबाही ले आई। क्या तबाही लाई? तबाही का मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया, ठीक है, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन तो सकारात्मक रिजल्ट ही लाएगा ना।
क्या हो गया कि उस समय चल रहा था वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी का मतलब होता है विश्व में अनाज की खूब मांग थी, विश्व में खाद्यान्न की खूब मांग थी, बहुत से लोग गरीबी भूखमरी का शिकार हो गए थे और बहुत से लोग युद्ध में त्रस्त हो गए थे। प्रत्येक देशों की जीडीपी लगभग बंद हो गया था ग्रो करना, युद्ध में त्रस्त था, युद्ध में व्यस्त था। एक तो औपनिवेशिक देश युद्ध में व्यस्त थे, उपनिवेश तो बेचारा गुलाम ही रहा हमेशा, वो क्या कर सकता है फिर। तो इसी टाइम क्या करता है कि वियतनाम पूरे वैश्विक निर्यात का एक्सपोर्टर बनता है और चावल का निर्यात करता है, क्योंकि खाद्यान्न की खूब ज़रूरत है ना पूरे वैश्विक बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो चावल की वो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट करने में बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर था ये, 3रे नंबर में आता था वियतनाम, सिर्फ वियतनाम चावल के एक्सपोर्ट के मामले में पूरे विश्व में 3रे नंबर पे आता था वियतनाम। ये क्या करता था, जो तरक्की इन्होंने किया 1930 के आसपास, 22 लाख हेक्टेयर भूभाग में चावल बोए इन्होंने, तो उस चावल से जितना भी उपजा उसमें से 2/3 हिस्सा एक्सपोर्ट करता था, ये विदेश में व्यापार करता था, विदेश को निर्यात करता था, और 1/3 हिस्सा स्वयं के लिए रखता था ताकि अपना पेट वहन करे, अपना निर्वहन हो। तो ऐसे ही वहाँ पे खूब तरक्की हुआ, फ्रेंच ने ऐसा किया तरक्की। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आते हैं आर्थिक, ये आर्थिक में ही आता है। ठीक है, इस आर्थिक का एक हिस्सा और है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना। उसमें क्या उन्होंने तरक्की किया, क्या उन्होंने कमाल करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई उपनिवेश बनता है तो कुछ न कुछ लाभ होता है, हमें घटनाओं को समझना है। ठीक है, हानि भी होता है तो घटनाओं को समझना है। हम सबको निष्पक्ष भाव से देखना है कि कौन सी इतिहास क्या बताता है ना। जैसे हमारे इंडिया में देखिए रेलवे आया, रेल की सिस्टम आया 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच चला गया था, तब से रेल की उद्योग यहाँ पे शुरू हुआ। और देखिए आज रेलवे इतनी बड़ी नेटवर्किंग बन चुका है कि पूरे वैश्विक, पूरे राष्ट्रीय जो है माल वहन करने में उनकी 75% से ज़्यादा भूमिका है। भारी माल को, भारी वाहन, इसको वहन करने में रेलवे की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बोलते हैं कि पूरे राष्ट्रीय आवागमन में जो यात्री जाते हैं आते हैं 86% उसी का रोल है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, रेलवे की। हालांकि रेलवे ब्रिटिश ने अपने लाभ के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, अपने लाभ के लिए यहाँ पे रखा था, ताकि देश के जो अंदरूनी हिस्से से संसाधन है उसको निचोड़ करके ले आए यूरोप। लेकिन अंततः जब वो ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो उनकी जितने भी रिसोर्स हैं यहाँ पे रह गए और उनका उपयोग हम लोग अपग्रेड करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही इंडो चाइना में, वियतनाम में, ठीक है, आधारभूत संरचना गत काम किए गए। ठीक है, इस काम में क्या किया गया, रेलवे बनाया गया। ठीक है, इसी में सड़क बनाए गए, इसमें नहर बनाया गया, इसमें शिक्षा क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, ये बनाया गया, अस्पताल बनाया गया। मतलब कि जो देश के विकास के लिए आधार निर्माण का काम करे उसको बोलते हैं आधारभूत संरचना, वो बनाया गया यहाँ पे। कृषि के लिए सिंचाई की पूरी व्यवस्था बनाई गई, सिंचाई जाल बनाया गया, आधुनिक मशीनरी बनाए गए, रेलवे की इस्टेब्लिश इन्होंने किया। तो जो चीन का येनान प्रांत है, येनान, यहाँ से शुरू होता है वो और जाता है वो थाईलैंड तक। इतनी लंबी रेल परियोजना रखी, ये 1910 में सफल हो गया बन करके,
कंप्लीट हो गया। इस बीच एक मोड़ आता है, इसका नाम है नैम्पो, ठीक है, इसको नॉम पेन कह सकते हैं, नॉम पेन कह सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाले बन गए, मतलब समझिए कि पूरे इंडो चाइना को रेलवे सिस्टम से एक जाल के रूप में इसको बांध दिया गया ताकि सुगम आवागमन हो सके, आने जाने में सुविधा हो। एक डेवलपमेंट में ये था, समझे। और जैसे ही डेवलपमेंट आगे होना शुरू हो गया, यूरोप से जो फ्रांस वाले हैं वो दबाव देना शुरू कर दिए कि जल्दी से और जल्दी डेवलपमेंट किया जाए और जल्दी विकास किया जाए, क्योंकि हम निवेशक यानी कि फ्रांस वाले निवेशक वहाँ निवेश करने जा रहा है। तो जब निवेश करने जाएंगे बड़ी मात्रा में, अब तक उपनिवेश के रूप में व्यवहार कर रहा था, अब निवेश करने जा रहे हैं, हालांकि वो भी लाभ कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उपनिवेश जब बनाएंगे तो हमें पूरी सिस्टम चाहिए, पूरी मैकेनिज्म साफ सुथरा चाहिए। तो ये साफ सुथरे करने की वहाँ पे आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तब जाकर के एक तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी तरक्की हो रही है किसी भी उपनिवेश में, तो ये तो बढ़िया है। हर कोई सामान्य आदमी कह सकता कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, इतनी बड़ी चीज़ें करी जा रही है किसी उपनिवेश में, इंडिया में भी तो कोई कमी नहीं रहा, ये भी तो अंग्रेजों ने यही किया था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, देखिए किसी भी सिस्टम को आप कुछ करने जाइएगा तो फायदा भी होगा उसे नुकसान भी होगा, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो फायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। जैसे इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या रहा, चूंकि बहुत सारे रिसोर्स यहाँ पे थे वो खपा के ले गए ना ब्रिटेन वाले। अच्छा, बदले में क्या दे गए, तो रेलवे दे गए, बदले में क्या दे गए, तो प्रशासनिक पद्धति दे गए, बदले में मैकेनिज्म दे गए वो। लेकिन यहाँ पे जो वित्तीय संपदा था, जो रिसोर्स था, उसकी बहुत बड़ा हिस्सा वो ले गए, तो वहाँ जो ले गए वो नुकसान हुए ना। अगर देखा जाए तो विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी संपर्क में आ ही जाता है और वो तेज तराटा बन ही जाता है। और भारत जैसे क्षेत्र जो वैश्विक निर्यात का आयात का एक स्टेशन बनता है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ता है, जो एशिया को जोड़ता है, जो अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है, जिसकी पकड़ एक हिंद महासागर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, प्रशांत महासागर में इसकी दबदबा है इंडिया की। तो ये तो अवेयर्ड क्षेत्र है ना, ये तो यहाँ पे अगर अंग्रेज नहीं भी आता प्रशासन करने के लिए तो भी ये जागरूक हो जाता। चूँकि ये ग्लोबल ऑर्डर जिस तरह से तरक्की करते जा रही है उस तरह से ये भी तरक्की में शामिल होता और अपने आप को दिखाता। बहुत सारे कंट्री ऐसा है जो गुलाम नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो गुलामी में दब करके रह गए और तरक्की नहीं कर पाए। जैसे जापान की बात करेंगे, एशिया का एकमात्र ऐसा देश जापान जो बहुत जल्दी तरक्की करना सीखा, बहुत जल्दी तरक्की करना सीखा। और एशिया में नाम मात्र जापान ही वही, मतलब एकमात्र जापान ही वही है जो डेवलपमेंट में सबसे आगे हैं, विकास में सबसे आगे हैं। ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है किसी देश को हम, तो ये फिर तर्क दिया जाता है कि उपनिवेश को ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उपनिवेश में तो ठीक ठाक हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो इन्हीं तर्कशास्त्रियों में से एक तर्कशास्त्री का नाम है पाल बर्नार्ड, ठीक है। हम आगे लिखते हैं, इसको बताते हैं यहाँ पे, पाल बर्नार्ड। पाल बर्नार्ड एक लेखक है और लेखक के साथ साथ नीति निर्माता भी है, पॉलिसी मेकर, ठीक है। इनका कहना है कि देखिए, जब कोई भी देश सभ्य होता है तो उसके पास पावर परचेजिंग कैपेसिटी रहती है, क्रय शक्ति क्षमता रहती है, उसके पास रोजगार रहता है, उसके पास धन संपदा रहता है, उसके पास अवसर होते हैं इनकम करने के। लेकिन जो देश उपनिवेश रहता है
वो गुलाम रहता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। अगर उन्हें सभ्य बनाना है तो उसको वैसे रोजगार देना पड़ेगा ताकि उसकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाए, खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाए, रोजगार में उसको मौका मिले, उसकी जीवन शैली परिवर्तन हो जाए। तो जीवन शैली पर परिवर्तन के लिए, जीवन शैली में सुधार लाने के लिए उसकी क्रय शक्ति क्षमता को बढ़ाना होगा, उसे रोजगार देना होगा, और रोजगार देने के लिए उसे किसी न किसी मैकेनिज्म वाले काम में, किसी न किसी गतिविधि में शामिल करना होगा ताकि वो रोजगार पा सके। रोजगार पाएगा तब ना उसके पास खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तब वो सभ्य कहलाएंगे, तब उसके पास शिक्षा हो सकता है। ये पॉल बर्नार्ड का तर्क है। पॉल बर्नार्ड कहते हैं कि वियतनाम में जो लोग थे वो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा थे, उनका कहना है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। पॉल बर्नार्ड का कहना है कि वियतनाम के लोग जनसंख्या में बहुत ज़्यादा थे, उनके पास शिक्षा नहीं था, वो कर्ज में डूबा हुआ था। उनका ये भी कहना है कि वहाँ के लोग असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, अशिक्षा से भरा हुआ है, उसके पास स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है। इसलिए अगर हम किसी भी उपनिवेश को सभ्य बनाएंगे तो हमें वहाँ पे गुलामी थोपना होगा, वहाँ पे काम कराना होगा। और ये ठीक तर्क दे रहे हैं, मतलब पॉल बर्नार्ड के हिसाब से ये तर्क दे रहे हैं यही। तब पॉल बर्नार्ड कहते हैं कि नहीं, हमें गुलामी किसी को बनाना जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। जैसे यूरोपियन लोग कह रहे थे इंडिया में कि इंडियन जो है उसमें क्षमता है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं, न वो प्रशासन को चला सकता है, न उसके पास शिक्षा है, न उसके पास संसाधन है, इसलिए वहाँ पे गुलाम बनाना ज़रूरी है, उसको गुलाम बनाना ज़रूरी है ताकि वो संपन्न हो एक दिन, ऐसे तर्क दिया जा रहा था। तो बर्नार्ड की बातें जो है बहुत सारे इकोनॉमिक्सियन समझते हैं, और समझने के बाद देखिए अंतिम निष्कर्ष यही नहीं होता है। बर्नार्ड कह रहा था कि यहाँ पे कृषि की उपयुक्तता क्यों नहीं है, कृषि को एस्टेब्लिश करो। बर्नार्ड ये भी तर्क दे रहा था कि जापान जो 1890 के आसपास लैंड रिफॉर्म करने के बाद काफ़ी तरक्की किया है, लेकिन तरक्की करने के बाद क्या हुआ, फिर भी तो जापान की हाल वही हो गई ना। तो यहाँ भी लैंड रिफॉर्म करने की बात पॉल बर्नार्ड कह रहे थे। पॉल बर्नार्ड ये कह रहे थे कि पहले कृषि में ध्यान दिया जाए, फिर औद्योगिक क्रांति में ध्यान दिया जाए, फिर उद्योग में ध्यान दिया जाए, तब जाके वियतनाम की जो लोग हैं वो तरक्की कर सकते हैं, वो अमीर में बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हमने दो चीज़ जान गया, एक कृषि में क्या तरक्की हुआ, एक शिक्षा में क्या, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तरक्की हुआ। अब अगली बार जानेंगे कि शिक्षा में क्या इन्होंने बदलाव किया, शिक्षा में इन्होंने क्या तरक्की किया, शिक्षा में क्या परिवर्तन लाए। तो एजुकेशन, ठीक है, देखिए फ्रांस चाह रहा था कि वियतनाम में शिक्षा में बदलाव के लिए कोई भी कदम उठाओ, कोई भी कदम उठाओ, लेकिन हमें वियतनामियों को सभ्य बनाना है, इसे सभ्यता बनाना है, सभ्यता देना है। कोई भी कदम उठाओ चलेगा। अब कोई भी कदम का मतलब है कि वियतनाम की संस्कृति तहस नहस हो चलेगा, उसकी सभ्यता तहस नहस हो चलेगा, उसके रीति रिवाज तहस नहस हो चलेगा, उससे पौराणिक मान्यताएं खत्म हो फिर भी चलेगा, भाषा जाए, संस्कृति जाए, रीति रिवाज जाए, धर्म जाए, जो कुछ जाए चलेगा, लेकिन हमें इसको हमें कोई भी कदम उठानी हो, स्टेप उठानी हो, उठाएंगे, लेकिन हमें इसको सभ्य बना के रहेंगे। ये फ्रांसीसियों का तर्क है। तो शिक्षा में इसने कुछ परिवर्तनकारी कदम उठाए। क्या कदम उठाए, इसको देखिए। फ्रांस में जो सिस्टम था वो था विदेशी शिक्षा।
विदेशी शिक्षा, ठीक है। इसमें फ्रांस भाषा थी, इसमें जो यूरोपीय दर्शन थे इसको बढ़ावा दिया जा रहा था, इसकी शिक्षा भौतिकवादी थी, ठीक है। शिक्षा कैसी थी? भौतिकवादी थी, यूरोपीय मॉडल पर आधारित था, यूरोपीय मॉडल जिसको ईसाइयत मॉडल कहते हैं, इसको ईसाइयत मॉडल कहते हैं। इस पर था आधारित फ्रांस की शिक्षा प्रणाली, ठीक है। अब ये जो विदेशी शिक्षा वाली फ्रांस की सिस्टम है ये टकरा गई वियतनाम की शिक्षा प्रणाली से। वियतनाम में कौन सी शिक्षा प्रणाली थी? तो यहाँ के लोग चीनी भाषा से परिचित थे, चीनी भाषा के समर्थक थे। यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज है वो कन्फ्यूशियसवादी है, और बौद्ध परंपरा के लोग भी हैं, और स्थानीय धर्म के हिसाब से लोकल परंपरा है ये। तो इन दोनों के बीच क्लैश हो गया, संघर्ष हो गया, टकराव हो गया, ठीक है। इस टकराव में तरह तरह की विवाद हुए, तरह तरह की गतिविधियां हुई। हर एक गतिविधियों में कहीं ना कहीं एक संतुलन स्टैब्लिश किया गया, और फ्रांस ने अपनी स्कूली मॉडल वहां पे रखा। क्या रखा? देखिए, फ्रांस चाह रहा था कि यदि हम चीनी भाषा को यहां से जड़ से उखाड़ के न फेंकें तब तक हम अपनी प्रशासन प्रणाली, अपनी राजनीतिक प्रणाली को यहाँ स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला प्राथमिक काम क्या है? चीनी भाषा सिस्टम को उखाड़ फेंकना। तो फ्रांस ने क्या किया? चीनी भाषा से संबंधित जितना भी यहाँ विद्यालय था उसको तहस नहस कर दिया, विद्यालय को तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। कन्फ्यूशियसवादी शिक्षा को समर्थन करने वाले लोगों को सजाएं दी गई, और जो जो इसका सपोर्ट कर रहा था उनको बहुत तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, कईयों को तो मार भी दिया गया। बौद्ध धर्म की परंपरा को मानने वाले लोगों को भी ऐसे ही इन्होंने सताया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फ्रांस अपनी स्कूल मॉडल इस्टेब्लिश करता है, स्कूल मॉडल लागू करता है। तो फ्रांस की जो स्कूल मॉडल है वो क्या है? ये इसकी मॉडल है कि भाषा कैसी हो? फ्रेंच की भाषा हो। क्या पढ़ाया जाए? विज्ञान पढ़ाया जाए, गणित पढ़ाया जाए, ठीक है, भाषा पढ़ाया जाए, और जो पर्यावरण वाला खंड है वो पढ़ाया जाए, पर्यावरण, ठीक है। धर्म इससे उखाड़ फेंक गया, और इसमें वियतनामी भाषा, चीनी भाषा को जगह ही नहीं दिया, ठीक है। ये आधुनिक प्रणाली से थी, आधुनिक प्रणाली से थी, ठीक है। बौद्ध, कन्फ्यूशियस यहाँ से उखाड़ फेंका गया। तो इसमें डिबेट हो गया, दिक्कत हो गई, विवाद हो गया, विवाद खड़ा हो गया। और इसी विवाद का परिणाम ये हुआ कि स्कूल मॉडल को 2 स्लॉट में बांट दिया गया, 2 हिस्से में बांट दिया गया, इसको 2 हिस्से में बांटा गया, ठीक है। एक का नाम है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, एक का नाम है हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को जब घोर विरोध किया गया, बहुत तरह के विरोध किए गए, तो प्राइमरी एजुकेशन को लागू किया गया और इसको वियतनामी भाषा में लागू किया गया, ठीक है। लेकिन जब हायर एजुकेशन को लागू किया गया, उच्च शिक्षा को लागू किया गया, तो इसमें जो मुख्य भाषा थी वो थी फ्रांस की भाषा, फ्रेंच भाषा किया गया, ठीक है। मतलब माध्यम था फ्रांस की भाषा। हायर एजुकेशन में इन्होंने विज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा दिए, और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिए, और फ्रांस की भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिए गए, फ्रांस की साहित्य को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ध्यान रखिए कि वियतनाम की साहित्य को छुपा दिया गया, फ्रांस की साहित्य को बढ़ावा दिया गया। और जो प्राइमरी एजुकेशन था
इसमें फ्रांस की सभ्यता संस्कृति को शामिल कर दिया गया और वियतनाम की सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दिया गया। वियतनामी भाषा से शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन वियतनाम की जो वियतनामी साहित्य था, वियतनामी साहित्य इसे खत्म कर दिया गया, इससे लिस्ट से निकाल दिया गया। क्या जोड़ा गया? जो फ्रांसीसी साहित्य है, ठीक है, जोड़ दिया गया। फ्रांसीसी भाषा धीरे धीरे कोलैप्स करते 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 ताकि हायर एजुकेशन में फ्रांसीसी भाषा मजबूत हो जाए, ये किया गया। अब इसको मानने वाले दो समुदाय थे, वियतनाम में ही दो समुदाय थे। कुछ वियतनामी समुदाय थे जो थोड़ा सा अभिजात वर्ग के थे, वो मान रहे थे कि यदि हम फ्रांस की भाषा सीखते हैं, फ्रेंच भाषा सीखते हैं, तो बहुत बुद्धिमत्ता वाला भाषा है, ठीक ठाक भाषा है, स्मार्टनेस लैंग्वेज है। अगर हम फ्रांस की भाषा सीखेंगे तो आगे आने वाले दिन में हमको फ्रांस की सिटीजनशिप भी मिल जाएगा, नागरिकता भी मिल जाएगा, प्रशासन प्रणाली में हमारी पकड़ हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा ओहदा क्या होगा, मजबूत होगा। यही हाल तो इंडिया में भी हुआ था ना, कि इंग्लिश पर पकड़ बनाने की बात चली जा रही थी, है ना। देखिए क्या होता है, किसी देश की शिक्षा को ख़त्म करना है तो उसकी भाषा को बदल दो। ये लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत है। लॉर्ड मैकाले बोलते हैं कि उनको 12 भाषाएं आते था, 12 भाषाएं, उसमें हिब्रू था, अरबी था, फारसी था, रूसियन था। संस्कृत जैसे भाषा को समझने के प्रयास उन्होंने किया, हालांकि सीख नहीं पाए। उन्होंने चीनी भाषा को भी सीख लिए। लॉर्ड मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब संस्कृत भाषा के सीखने की बारी आई तो लॉर्ड मैकाले हार मान गए। मतलब संस्कृत भाषा में कुछ खास था, मैकाले जैसे लोग समझ नहीं पाए। असल में देखिए, भाषा समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दर्शन जो है उसके पीछे, उसकी वातावरण में रह करके सीखना वो अलग बात है, और कोई विदेशी यहाँ पे आके संस्कृत सीखना चाहिए वो अलग बात है। तो लॉर्ड मैकाले से संस्कृत की भाषा बहुत कठिनाई महसूस हुई, लेकिन वो बगल में देख रहे थे कि यार हिंदुस्तान का जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं संस्कृत, और हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमको हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना है, ख़त्म करना है, तो हमें यहाँ से संस्कृत ख़त्म करना होगा, और संस्कृत ख़त्म करने के साथ साथ हमें यहाँ नई भाषा स्थापित करना होगा। तो उसने अंग्रेजी भाषा का शुभारंभ करा दिया, लैंग्वेज को चेंज करा दिया। लैंग्वेज को चेंज करा दिया तो स्कूली शिक्षा पद्धति में लैंग्वेज अलग हो गया। अब लोगों का ध्यान कहाँ चला गया? लैंग्वेज की ओर चला गया, किस? अंग्रेजी की ओर चला गया। आज देखिए, स्थानीय भाषा में शिक्षा आपको कम मिलता है, अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता ज़्यादा दिया जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन जो था उसमें वियतनामी भाषा के माध्यम से वियतनामी साहित्य को पढ़ाया गया। वियतनामी साहित्य के साथ साथ वियतनामी भाषा की पकड़ पर जोर बनाई गई। मतलब वियतनामी फ्रांसीसी साहित्य जो है उसके हिसाब से अगर हम फ्रांस की कल्चर से परिचित कराएं, फ्रांस की प्रशासनिक प्रणाली से परिचित कराएं, है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो वियतनामी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वो फ्रांस की सभ्यता से परिचित हो जाएगा, और एक दिन फ्रांस उसका उपयोग कर पाएगा एज ए स्टाफ के रूप में, एज ए सेना के रूप में, नौकर के रूप में, सरकारी कर्मचारी के रूप में उसका उपयोग कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है हायर एजुकेशन में, और वहाँ पे इनकी भूमिका, इनकी जगह देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया था, जो स्कूल सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे दो तरह के वर्ग पैदा हो गए। एक वर्ग पैदा हो गया फ्रांसीसी भाषा को प्रमुखता देने वाला वर्ग, और दूसरा वर्ग पैदा हो गया वियतनाम की भाषा को प्रमुखता देने वाला वर्ग। दूसरे एंगल से कहें तो एक अभिजात वर्ग पैदा हो गया और दूसरा गरीब वर्ग पैदा हो गया। अभिजात वर्ग पैदा हो गया, दूसरा गरीब वर्ग पैदा हो गया, ठीक है।
और इनको स्कूली मॉडल, फ्रेंच स्कूली मॉडल में 2 हिस्सा कर दिया गया। अभिजात वर्ग को पैसे देने पड़ते थे स्कूल में, ठीक है, इनको पैसे देने पड़ते थे, फीस, और इनकी क्लास जो होती थी वो शाम को होती थी, ठीक है, शाम को कक्षा होती थी, शाम को कक्षा होती थी। लेकिन गरीब वर्ग जो था वो दिन को पढ़ते थे, इन्हें पैसे नहीं देने पड़ते थे, दिन को पढ़ते थे ये। तो अभिजात वर्ग के पास ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जिस स्कूल में अलग से पैसे भी दिए जाते हों तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है टीचर की भी, स्टूडेंट्स की भी। और अभिजात वर्ग एजुकेशन को स्कूली मॉडल में इस तरह से लिया करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि ये बहुत तरक्की करते गए, क्योंकि जहाँ पैसे की मामला आती है वहाँ ध्यान भी आ जाता है। और गरीब वर्गों को दिन में जो पढ़ा दिया जाता था, दिन वाली स्लॉट में, उसमें कम ध्यान दे करके गरीब बच्चों को गरीब बच्चे जैसा पढ़ाने के उपाय और प्रयोजन करके रखा था। तो ऐसे में फासला तो बनता ही है ना, फासला कहाँ मिटता है, फिर टूटता कहाँ है फासला, ये फासला बना हुआ है। इस तरह से देखा गया कि गरीब गरीब ही रह गए, क्योंकि उनकी शैक्षणिक व्यवस्था ही बिल्कुल एकदम पलट गया, उसकी अलग हो गई, शैक्षणिक सिस्टम ही उसका अलग हो गया। और अभिजात वर्ग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो कहीं ना कहीं फासले अभी तक कायम है ही, ठीक है। तो 2 तरह का वर्ग पैदा हो गया, एक सुबह वाला, एक शाम वाला। और सुबह शाम वाले वर्ग पैदा होने से सिस्टम में दिक्कत आई, सिस्टम में काफ़ी परेशानी देखने को मिला। फ्रांस की सिस्टम में, प्रणाली में क्या सिस्टम में दिक्कतें आई, गरीब लोगों की ये जागृति आ गई कि हमें भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, दिन और रात की स्लॉट में बांट दिया गया है, उन्हें अलग शिक्षा मिलती है, इन्हें अलग शिक्षा मिलती है। तो इन दोनों वर्गों ने मेहनत करना शुरू कर दिए, जैसे अभी कंपटीशन का दौर है वैसे। तो मॉडल स्कूल में क्या कर रहा था कि जब अंतिम रूप से फाइनल रिजल्ट देना था, क्योंकि मेहनत करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो मेहनत करता है उसके रिजल्ट तो आएगा, ये स्वाभाविक है। तो मॉडल स्कूल में क्या बुद्धिमानी वाले काम कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जब रिजल्ट का बारी आता था तो रिजल्ट के बारी में 100% विद्यार्थी में से मान लीजिए कि 60% मेहनती है और ये अच्छा नंबर लाया है, तो इस 60% में से सबको पास नहीं किया जाता था, सबको फेल्ड, लगभग फेल्ड कर दिया जाता था। ये समझिए कि टोटल विद्यार्थी जो 100% है, अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो इसमें से 2/3 हिस्सा को फेल कर दिया जाता था, अनुत्तीर्ण कर दिया जाता था, फेल। 1/3 हिस्से को पास करते थे, इसको पास करते थे। क्यों पास करते थे इसको? क्योंकि उसकी जो सिस्टम है, फ्रांस की जो सिस्टम है, जैसे कि शिक्षा प्रणाली में टीचर की ज़रूरत है, फिर सफ़ेद पोशाक वाली जो नौकरी होती है, सफ़ेद पोश नौकरी कहते हैं उसे, जो नौकरशाही नौकरी होती है, उसमें हमें कम आदमी चाहिए। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर रहेगा तो कंपटीशन कैसे करा पाएंगे हम, किसको चुनेंगे हम? इसलिए वो फेल कर दिया जाता था हम सबको। तो 1/3 को पास करते थे। एक आंकड़ा है रिजल्ट के हिसाब से, एक आंकड़ा है बताया जा रहा है कि 1925 में बोलते हैं कि कुल वियतनाम में जो आबादी थी वियतनामियों की, वो संख्या थी 1.7 करोड़। तो 1.7 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ 400 विद्यार्थी ऐसे थे जो पूर्ण शिक्षा को प्राप्त किए थे। सोचिए, अब थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि कितनी कम थी मामला, शैक्षणिक हालत कितनी लचर थी, कितनी कम थी। आप 0.0000002% में ला सकते हैं। ये था शिक्षा की हालत। सोचिए थोड़ी, कितनी भयावह बात है, कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी आबादी में इतनी कम, क्या बात है? बात यही है कि सरकार को चाहिए था आदमी कम, इसलिए वो फेल कर दिया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, अपनी संस्थाओं पर भरोसा खत्म हो चुका था इनका, और एक
उपनिवेशवाद विरोधी अभियान चला, इसमें सारे शिक्षित वर्ग की भागीदारी हो गई और तब जाके उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन में एक बल मिला और फ्रेंच को भगाने में सहायक हुए। ठीक है, अगली क्लास में हम कन्फ्यूशियस, गौतम बुद्ध और ख़ास करके जो वहाँ धार्मिक आंदोलन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या उसकी संस्कृति में क्या इसके लिए बदलाव हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।